लो जी, हो गया ऐलान जंग। CSIR नेट जून 2018 मदर ऑफ ऑल एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब टाइम है पेन उठाने का, अपना कंप्यूटर खोलने का और फॉर्म भरने का। तो भाई रेडी हो जाओ और एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। नेट जून 2018 में भी प्राइज मनी वैसा का वैसा ही है। ट्रॉफी के रूप में बड़ी बढ़िया सी फेलोशिप तुम्हारा वेट कर रही है। ये फेलोशिप जिनका अमाउंट 32,000 रुपए से लेकर के 36,400 तक का हो सकता है, और इसके अलावा 20,000 रुपए की कंटीजेंसी ग्रांट अलग से। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ? अभी इतना भी खुश मत हो, अभी तो केवल तुमने अमाउंट देखा है। जरा कंडीशन तो चेक कर लो, फॉर्म तो भर लो, एग्जाम की तैयारी तो कर लो। तो चलो फिर आई फ्लाई के साथ शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से समझते हैं कि इस नोटिफिकेशन में है क्या। सबसे पहली बात है इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए, जब भी कभी हम लोग फॉर्म भर रहे होते हैं तो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कोई हमने डेट मिस कर दी तो यार ये एग्जामिनर सुनने वाले नहीं है हमारी कि जी हमसे डेट मिस हो गई थी, प्लीज डेट बढ़ा दो। कभी कभी एग्जाम को फिल करने की डेट बढ़ भी जाती है, बट फिर भी समझदारी इसी में है कि डेट के साथ चिपक करके रहो। तो देखिए, एग्जाम तो होगा जून में 17 तारीख, आमतौर पर संडे होता है। तो यार फॉर्म 5 मार्च से भरने शुरू हो जाएंगे और 26 मार्च तक ये लिंक ओपन रहेगा। 26 मार्च के बाद हथौड़े चला लेना लैपटॉप के ऊपर, इंटरनेट के तार खींच लेना, तब भी ये लिंक ओपन नहीं होने वाला, बशर्ते कि CSIR वाले डेट ना बढ़ा दें। अगर डेट रही याद तो भाई जून में मिल जाएगा एग्जाम का साथ। इस एग्जाम को भरने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। तुम JRF के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो या केवल लेक्चरशिप के लिए। देखो मत भूलो, ये एग्जाम जो है इसका नाम है NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो भाई ये एलिजिबिलिटी किसकी तलाश रहे हैं? ये देखना चाह रहे हैं कि क्या तुम्हारी कैपेबिलिटीज हैं रिसर्च करने की, और इसी के लिए प्रोवाइड कराते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आमतौर पर इस फेलोशिप का इस्तेमाल करके तुम PhD में अच्छी खासी फेलोशिप का अमाउंट पा सकते हो। और दूसरी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि क्या तुम टीचर भी बन सकते हो, डिग्री कॉलेज वालों को पढ़ा भी सकते हो। कहाँ तो यार अभी पढ़ रहे थे, और अभी इस एग्जाम को पार करने के बाद हम उन्हीं क्लासेस में जहां पढ़ रहे थे वहीं अब पढ़ाने जाएंगे, और जैसे हम लोगों ने दूसरों की टांग खींची थी अब अपनी टांग खिंचवाएंगे। अगर तुमने JRF के लिए अप्लाई किया है तो ऑटोमेटिकली LS के लिए तो तुम अप्लाई हो ही गए। अगर तुमने अपने एग्जाम में अच्छी स्कोरिंग नहीं कर पाई कि JRF क्वालिफाई कर सको, लेकिन स्कोरिंग इतनी है कि नेट का LS कर सको, तो भी तुम LS में कंसिडर हो जाओगे। लेकिन अगर LS ही भरा है तो भाई LS के लायक हो तो क्वालिफाई हो, वरना मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। एक बार JRF क्वालिफाई कर लिया तो तुम्हें 2 साल का टाइम मिलता है। उस 2 साल के अंदर अपनी एलिजिबिलिटी की डिग्री पूरी करो और भाई कहीं PhD को ज्वाइन करो, क्योंकि ये फेलोशिप PhD में मिलने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि तुमने JRF निकाल लिया और घर बैठ करके अब तुम्हारे पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। PhD करनी पड़ती है इसके लिए। पर यार ये भी तो देखो, कौन सी डिग्री ऐसी होती है जहां डिग्री करते करते तुम्हें इतने पैसे मिल जाएं। और LS की तो बात ही क्या, एक बार LS क्वालिफाई कर लिया तो जिंदगी में जब भी मन करे सर्टिफिकेट निकालो, दिखाओ और भाई लेक्चरशिप के लिए अपने एलिजिबिलिटी को कंफर्म कराओ। इस एग्जाम के कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट होते हैं: केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन और प्लानिटरी साइंस, तो भाई लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस। अब यहां तो हम बात करने वाले हैं लाइफ साइंस की, तो फूल भी खिलाएंगे और पत्तों में हरा रंग भी भरेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए होती है कि तुम्हारी डिग्री कौन सी है। तो अगर तुमने MSc कर रखा है या फिर BSMS या फिर कोई भी 4 साल की बैचलर डिग्री या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, तो B फार्मा और MBBS भी एलिजिबल है। बट इन डिग्रीज में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC में आते हो। SC/ST के लिए परसेंटेज 50 है। जो लोग बैचलर्स डिग्री में हैं लेकिन उन्होंने इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन ले रखा है, वो भी ये काम कर सकते हैं। और जो लोग अपने MSc या BTech के कंप्लीट करने के लास्ट ईयर्स में हैं, तो भाई वो भी रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में ये फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, क्योंकि यहाँ 2 तरह के ऑप्शंस हैं कि आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में भरोगे या फिर आप MSc क्लियर कर चुके हो तब भरोगे। दोनों के लिए मेरिट लिस्ट अलग अलग आती हैं, क्योंकि रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में केवल वही स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी डिग्री चल रही है। तो भाई यहाँ भीड़ कम है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो बेस्ट चांस है इस एग्जाम को क्लियर करने का वो है ड्यूरिंग द डिग्री। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले चलो MSc कर लेते हैं, BTech कर लेते हैं, फिर देखेंगे एग्जाम कौन सा क्वालिफाई करना है। यार साल ही हाथ से जाता है और कुछ नहीं होता। भाई जब तुम MSc कर रहे हो तो उसी सिलेबस को थोड़ा सा और ढंग से पढ़ लो और अपने एग्जाम को MSc करते करते ही खत्म कर लो। अगर तुमने अपनी MSc की डिग्री के साथ साथ ही नेट भी निकाल लिया तो भाई इज्जत बड़ी होगी, लोग तुम्हारा लोहा मानेंगे। और जबकि आसान भी ये MSc के दौरान ही है।
एमएससी पास आउट वाली कहानी में बहुत भीड़ है। जितने भी लोगों ने एमएससी कर रखा है सभी के सभी लोग इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। सीट दोनों जगह एक जैसी है। तो एक तरफ जहां 50 लोगों में से एक को चुनना है तो भाई दूसरी कैटेगरी में 500 में से 2 को चुनना होगा। अब अगर तुम एमएससी कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो तो समझदारी किस में है, वेट करने में या अभी इस फॉर्म को भरने में। कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, एचओडी से साइन भी कराने पड़ते हैं, ये साबित करने के लिए कि भाई हाँ तुम एलिजिबिलिटी डिग्री के अंदर एडमिशन ले चुके। अगर अपनी एलिजिबिलिटी डिग्री को कंप्लीट करे बिना ही तुमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो जो भी एग्जाम की वैलिडिटी का ड्यूरेशन है उसी के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी और भाई जो परसेंटेज के बेरियर है वो भी पार करने पड़ेंगे। अब सपोज करो किसी ने नेट क्वालिफाई कर लिया और एमएससी की बाद में एमएससी में आए 45%, तो भाई उसका नेट है बेकार। और वैसे तो सोचने वाली बात है कि जो स्टूडेंट नेट क्वालिफाई कर लेगा क्या वो एमएससी में 40% ही लेके आएगा। एज लिमिट का भी ध्यान रखना जरूरी है। अब क्योंकि ये एग्जाम डिफिकल्ट है तो ये सोचना कि भाई एक ही बार एग्जाम देंगे और उसी में क्वालिफाई कर लेंगे, इतने बड़े रिस्क मत लो। अगर अभी तुम्हारे पास 3-4 चांस पड़े हुए हैं तब भी भाई एग्जाम को दे लो। 28 इयर्स की एज है मैक्सिमम। हाँ 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है बशर्ते कि तुम एससी हो, एसटी हो, डिसेबिलिटी वाले हो या फिर तुम हो फीमेल एप्लीकेंट। ओबीसी के लिए 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन है लेकिन तब जब वो नॉन क्रीमी लेयर में हो। ये जेआरएफ के लिए है। लेकिन अगर तुम केवल लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भाई एज की कोई दिक्कत नहीं, चाहे तुम बूढ़े हो जाओ तब भी आके एग्जाम दोगे तो मना नहीं करने के। बट क्या बूढ़े होने का वेट करोगे एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं सिलेबस की। इस सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ए, बी और सी। भाई ए पार्ट जो है ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। इसमें आनी है कहानियां, किस्से और कहानी आनी है संडे के अखबार की पजल्स वाली स्टोरी, जहां पर चेक करेंगे भाई तुम्हारी लॉजिकल पावर कैसी है, कुछ ग्राफ शराफ देखना जानते हो या नहीं, एनालिसिस कैसा है। भाई डेली लाइफ में जो तुम बड़े मतलब निकालते हो बातों के, उसने ये कहा है, उसने ऐसे घूर के देखा तो इसका मतलब तो ये हुआ। तो तुम्हारी न्यूमेरिकल एबिलिटी भी चेक होती है और क्वांटिटेटिव कंपैरिजन भी, सीरीज की फॉर्मेशन तो पजल्स भी। अब यार पजल्स किसको पसंद नहीं आती। तो भाई पार्ट बी में सब्जेक्ट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं। 4 ऑप्शनों में एक ही तो पिक करना है, इतना मुश्किल भी थोड़ी है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, पार्ट ए का क्वेश्चन है। अब यार नहीं आता तो क्यों इसको अपने इज्जत पे लेके जा रहे हो। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 में से केवल 15 करने हैं, तो भाई 5 क्वेश्चन तो छोड़ भी सकते हो। किसने कहा कि सारे क्वेश्चन तुम्हें आ ही जाएंगे, बट किसने ये कहा कि जितने क्वेश्चन करने हैं उतने नहीं आएंगे। इतने तो समझदार तुम हो। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, ए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को झूठ बोलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है, और भाई बाकी बचे हुए दिन में सच्ची सच बोलता है। वहीं बी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में झूठ बोलता है और बाकी दिन में ट्रुथ बोलता है। अब एक दिन दोनों मिले आपस में और दोनों ने एक ही लाइन बोली। दोनों ने बोला कि कल जो बीत गया है भाई हमने झूठ बोला था। अब ये दिन है कौन सा। अब कहने को तो ये सिंपल सी कहानी है, बट जब हम इन कहानियों को दिमाग में घुमाते रहते हैं तो भाई दिमाग हमारा कोई कंप्यूटर नहीं है कि डाटा को पकड़ेगा, इमेज क्रिएट करेगा और सॉल्व कर देगा। तो इसलिए जब भी कभी ऐसा डाटा आ जाए तो डाटा को वर्ड्स में कन्वर्ट कर लो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे झूठ बोलने की जिम्मेदारी है ए की, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे झूठ बोलने की जिम्मेदारी है बी की, संडे को भाई दोनों की झूठ बोलने की छुट्टी है। अब देखो ये ध्यान रखना, क्योंकि ए केवल इन 3 दिन में झूठ बोलने वाला है, यानी कि बाकी सारे दिन वो सच बोलेगा। क्वेश्चन ये था कि दोनों बोल रहे हैं कि हमने झूठ बोला है, अभी जो बीता हुआ कल था उस दिन। तो अगर संडे को ए और बी दोनों बोलते हैं कि हमने झूठ बोला है सैटरडे में, तो भाई चलो बी की बात तो मान ली हमने कि बी ने झूठ बोल दिया, बट ए ने तो नहीं बोला ना झूठ। और क्या अब ए संडे वाले दिन झूठ बोलेगा? संडे को तो वो झूठ बोलता ही नहीं, वो झूठ बोलता है केवल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को। तो अब खुद अकल लड़ाओ और थर्सडे पे आ जाओ। थर्सडे को बी ने कहा कि भाई मैंने झूठ बोला वेडनेसडे को, हालांकि वेडनेसडे को बी को सच बोलना है, लेकिन आज थर्सडे को तो झूठ बोल सकता है ना, बी है जो झूठ बोल रहा है। तो ए बोलेगा कि मैंने वेडनेसडे को झूठ बोला है, और ए आज सच कह रहा है क्योंकि रियली में उसने वेडनेसडे को ही झूठ बोला था। अब कितना झूठ कितना सच, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी बात लग रही होगी ना, बट थोड़ा सा बैठ करके बात को सोचोगे तो बात में मजा आ जाएगा और तुम समझ जाओगे कि केवल थर्सडे वो दिन है जिस दिन ए और बी दोनों कह सकते हैं कि हमने पीछे वाले दिन झूठ बोला है। चल झूठे, हालांकि झूठ एक ने बोला था, वो झूठ आज बोल रहा है बी, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया थर्सडे। तो अब इसी क्वेश्चन को ले लो भाई, जहां पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें बातों में घुमा रहे थे, बस चीजों को अरेंज करना था, कैलेंडर में जाना था और सोचना था, तो यहां हमसे ट्रेन दौड़वा रहे हैं। ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर की और इसे क्रॉस करना है एक ब्रिज जो 200 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है।
और वो भी 20 सेकंड में। अब देखो यहां उन्होंने फालतू में उलझाने के लिए 20 मीटर की चौड़ाई कर दी। यार किसी डिस्टेंस को नापने के लिए कभी सड़क की चौड़ाई इंपॉर्टेंट होती है? अगर तुम्हें एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो सड़क की लंबाई काम आएगी या चौड़ाई? और पूछ रहे हैं कि भाई स्पीड क्या है ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में। तो चलो ट्रेन दौड़ा लो और पुल को पार करा लो। अब ये इमेजिन करना जरूरी है, जब ट्रेन पूरी पार कर जाएगी तो ट्रेन का लास्ट डिब्बा भी पुल को पार कर जाएगा। तो फिर भाई ट्रेन को पार करने के लिए जो डिस्टेंस कवर करना है ना, वो ये पुल का भी डिस्टेंस है और ट्रेन का खुद का डिस्टेंस भी है। इसी बात को ध्यान रखते हुए चलो हम भी पार कराते हैं ट्रेन को। अब हमें मालूम है कि 100 मीटर का खुद का ट्रेन का डिस्टेंस और 200 मीटर है पुल का डिस्टेंस, तो 300 मीटर है जो उसे पार किया और वो भी 20 सेकंड में। तो उसकी स्पीड निकल आई 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो स्पीड आई है ये तो मीटर्स और सेकंड में आई है, हमसे पूछा गया है किलोमीटर आवर में। तो यार अगर 1 सेकंड में 15 मीटर तो 1 घंटे में कितने मीटर होगी? मल्टीप्लाई कर दो 60 इंटू 60 से 54,000 आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि 1 किलोमीटर में तो होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 से डिवाइड कर दो इसको, तो आंसर आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। हो गया तुम्हारा आंसर सॉल्व। थर्ड सेक्शन ए में ऐसे ही बहुत सारे सवाल आते हैं, कहीं सिंपल मैथमेटिक्स के तो कहीं भाई कहानियां सुनाते हैं और कहानियों में उलझाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या तुम उस कहानी की चित्रकारी कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे। अब ये आया क्वेश्चन नंबर 29। ये सेक्शन बी का है जो कि प्योर बायोलॉजी के सवाल आते हैं। क्वेश्चन कई बार बड़े सिंपल से आते हैं तो कई बार हार्ड भी आते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन छोटे होते हैं और बड़े एक्यूरेट होते हैं। तो नॉलेज बड़ी मायने रखती है, या तो तुम्हें पता है या फिर तुम्हें पता करना पड़ेगा। अब यूकैरियोट्स के अंदर माइक्रो आरएनए की कहानी और स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए की कहानी आजकल कौन नहीं पढ़ता। बिना इसके कभी ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन होता है क्या? तो क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई इन दोनों आरएनए को कौन बनाता है यूजुअली। अब देखो इस क्वेश्चन में एक कहानी भी है। साई आरएनए है सेंस इनहिबिटरी आरएनए, और आमतौर पर यह आरएनए हम लोग बाहर से आर्टिफिशियली बना के डालते हैं सेल के अंदर। तो नॉर्मली साई आरएनए हमारा आरएनए पॉलीमरेज बनाता भी नहीं है। हाँ, माई आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जरूर बनाता है। अब क्योंकि यहां हमें इन 4 ऑप्शन में से एक तो क्लिक करना ही है, और माई आरएनए वही आरएनए पॉलीमरेज बनाता है जो मैसेंजर आरएनए बनाता है, तो केवल उसी के बेस पर ये 4th आंसर इसका बेस्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन करते हुए कई बार ऐसा आता है कि मल्टीपल चॉइस में से हमें कंफ्यूजन हो जाता है। इंडियन जो हमारी नॉलेज बोलती है कई बार हमें ऑप्शन ऐसे रखे मिलते भी नहीं है, बट बाकी सारे कंफ्यूजन निकाल दो। और इस बात को याद रखो कि ये 4 ऑप्शन तुम्हारी जिंदगी हैं, ये हैं जो फेलोशिप मिलने और ना मिलने के बीच में, और यहां एक चुनना पड़ेगा। तो भाई चुनो वो जो बेस्ट हो, आरएनए पॉलीमरेज 2। और जब भी कभी हम लोग ये बातें पढ़ते हैं तो इनके बारे में हमेशा चीजों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि माई आरएनए बनाने के लिए जीन्स मौजूद है हमारे न्यूक्लियस में, तो साई आरएनए के लिए हमेशा हम डबल स्ट्रैंड डीएनए का या फिर एसएच आरएनए का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट हेयरपिन आरएनए। क्वेश्चन नंबर 34। सिग्नलिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां भी बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकेंडरी मैसेंजर जो कि कैल्शियम आयन पोर्स खोलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिन्हें हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी। अब जब भी कभी कैल्शियम की बात करें तो भाई कूद करके ना फॉस्फोलाइपेज सी, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, PIP2, IP3, डैग, कैल्मोडोलिन, ये सारे वर्ड दिमाग में आ जाने चाहिए। और अगर तुम्हें ये सारे वर्ड याद हैं तो तुम्हें याद होगा कि GPCR वाली पाथवे से फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होता है, फॉस्फोलाइपेज सी गामा, और ये मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला एक लिपिड जिसका नाम है PIP2 उसको 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। उसमें से एक IP3 नाम का मॉलिक्यूल है, आयनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और ये है जो जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम चैनल से बाइंड करता है और उन्हें ओपन कर देता है। तो जो कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद था ना, वो साइटोप्लाज्म में आता है, और उसी की वजह से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल बदलाव देखने को मिलते हैं सेल के अंदर। अब यहां जो ये डायसाइल ग्लिसरॉल दे रखा है, ये डैग है जो कि मेम्ब्रेन में लगा रहता है। तो साइक्लिक एमपी वाली कहानी प्रोटीन काइनेज ए के साथ थी। फॉस्फेटिडिल आयनोसिटोल बिसफॉस्फेट ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं है, ये तो पेरेंट मॉलिक्यूल था PIP2। तो ये है वो आयनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जिसे हम IP3 के नाम से भी जानते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। सेक्शन बी हमेशा तुमसे ये डिमांड करता है कि तुम्हारी नॉलेज कितनी एक्यूरेट है, कितना बढ़िया तुम जानते हो। देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट उस इंफॉर्मेशन में से कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो याद रखनी है और एग्जाम के दिन साथ लेके जानी है ताकि एग्जाम में उसे इस्तेमाल कर सको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर ये पता है तो फिर भाई एग्जाम भी बड़ा आसान बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 सेक्शन सी का है, जहां सेक्शन बी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे छोटे छोटे, तो सेक्शन सी के अंदर आते हैं बड़े क्वेश्चन जो बेसिकली तुम्हारी एनालिटिकल पावर को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अब जैसे टे शैक डिजीज है, टे शैक डिजीज सबसे कॉमन डिजीज में से एक है जो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने को मिलती है,
तो भाई सेल बायोलॉजी में भी देखते हैं इसे हम लोग, और जेनेटिक्स में भी आती है, पेडिग्रीज के एनालिसिस में। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, और यह पूछा हुआ है कि इस डिजीज में किस चीज का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो देखो क्वेश्चन तो सिंपल सा है। स्पेसिफिक लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो कि गैंग्लियोसाइड्स, जिन्हें हम लोग जीएम के नाम से जानते हैं, इनके डिग्रेडेशन की स्टोरी है। और अगर ये स्टोरी ठीक से काम ना करे तो भाई बीमारी होती है टे शेक। अब क्योंकि ये टॉपिक इतना कॉमन है कि इस टॉपिक को हम लोग 3 या 4 डिफरेंट एंगल से पढ़ते हैं, इसलिए जब भी कभी सवाल आता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो बड़े आराम से उसका सोल्यूशन दिखा देता है। अब मेम्ब्रेन तो हम पढ़ते ही है ना, और हम ये भी जानते हैं कि मेम्ब्रेन में कुछ ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ऐसे लिपिड के मॉलिक्यूल जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी लगे हैं, और इन्हीं में आते हैं गैंग्लियोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड्स में एक्स ग्रुप की जगह पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि GM1, GM2, GM3। जैसे इन गैंग्लियोसाइड का बनना इंपॉर्टेंट है, सेम ऐसे ही इनका डिग्रेडेशन भी इंपॉर्टेंट है, और डिग्रेडेशन करने के लिए लाइसोसोम्स की स्टोरी है। खास तौर से ये हेक्सो अमीनिडेज ए नाम का एंजाइम, जिसे हम हेक्स ए के नाम से भी जानते हैं, ये एंजाइम है जो अगर काम ना करे तो GM2 की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, और किसी तरीके से ये न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट पैदा करती है, और इसी कंडीशन को बोलते हैं आप टे शेक डिजीज। गैंग्लियोसाइड के डिग्रेडेशन की स्टोरी में एकमात्र टे शेक नाम की ही डिजीज है, ऐसी भी बात नहीं है। बहुत सारी और भी डिजीज होती हैं अलग अलग स्टेप्स को ब्लॉक करने की वजह से। सिंपल सा डायग्राम ये भी है जिसमें केवल नाम दे रखे हैं। GM2 कन्वर्ट नहीं हो पाया GM3 में, तो भाई बीमारी है टे शेक। और ये स्टोरी है गैंग्लियोसाइड पर लगे हुए कार्बोहाइड्रेट के रिमूवल की, जो कि लाइसोसोम्स के अंदर होती है। इस एंजाइम को बनाने वाली जीन ऑटोसोम क्रोमोसोम पे होती है। अब क्योंकि ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, यानी कि ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, इसलिए पेडिग्री में हमेशा ये ऑटोसोमल रेसेसिव का ही ट्रेट दिखाता है। अब क्वेश्चन नंबर 87। भाई अगर क्वेश्चन समझ में नहीं भी आता तो जबरदस्ती है करने की क्या। जहां सेक्शन ए में 20 में से 15 करने थे, तो सेक्शन बी में 50 में से 35 करने होते हैं, और सी के अंदर 75 में से केवल 25। अब सी में क्योंकि चॉइस बहुत सारी है, तो इसलिए स्मार्ट चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिन्हें तुम एक्यूरेटली कर सको, जिनमें गलती की गुंजाइश ना हो। भला तुम ऐसे 25 क्वेश्चन क्यों करना चाहोगे जहां तुम कंफ्यूज्ड स्टेट में हो। तो सेक्शन सी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है चॉइस बनाना, और वो भी समय के रहते हुए। अब देखने को तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा होगा और उतना मुश्किल भी लग रहा हो, बट फंडामेंटल प्रोसेस है। यूकैरियोट मैसेंजर आरएनए कहानी है, 7 मिथाइल गुआनिसिन की बात कर रहे हैं यार। जब भी वो 7 मिथाइल गुआनिसिन की बात करें मैसेंजर आरएनए मतलब कैपिंग की बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है कैपिंग से मैसेंजर आरएनए बच जाता है 5 प्राइम एक्सोराइबो न्यूक्लियस के एक्शन से, और इंडीड कैपिंग प्रोटेक्शन के लिए ही तो है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है। बी है कैपिंग में अल्फा फॉस्फेट हट जाता है 5 प्राइम ऑफ नेसेंट मैसेंजर आरएनए। भाई कैपिंग की स्टोरी में जब मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है तो उसके 5 प्राइम पर लगे हुए जो 3 फॉस्फेट होते हैं अल्फा बीटा गामा, उसमें से बीटा और अल्फा यहीं लगे रहते हैं। गामा है जो हटता है, और फिर आता है जीटीपी, और जीटीपी का अल्फा फॉस्फेट आपके मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम में जुड़ जाता है, और ये एक यूनिक तरह का 5 प्राइम 3 फॉस्फेट वाला ट्राइएस्टर बॉन्ड बनाता है। साथ में ग्वानिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप भी लगा होता है। ये कैपिंग एंजाइम का अलग से नहीं आता। जब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड डीएनए को पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो उसी के सी टर्मिनल टेल का बड़ा बढ़िया तरीके से फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। ये फॉस्फोराइलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को काम कराने के लिए। तो भाई ये डॉकिंग साइट भी है कैपिंग एंजाइम, टेलिंग एंजाइम, स्प्लाइसिंग एंजाइम्स के बाइंड करने के लिए। जैसे ही मैसेंजर आरएनए बन के बाहर आया, कैपिंग एंजाइम ने फटाफट मैसेंजर आरएनए को पकड़ा और उसके ऊपर कैप जोड़ दी। यही वो पार्ट है जिसे आप कैप बोलते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पूछी गई है, तो भाई अल्फा फॉस्फोरस वाली कहानी तो गलत है। सी कह रहा है कि अगर सीटीडी का फॉस्फोराइलेशन हो जाए तो इसकी वजह से कैपिंग बाइंडिंग एंजाइम्स पे चिपक जाते हैं। पर्पस भी यही है। सी टर्मिनल डोमेन के फॉस्फोराइलेशन से ना सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव होता है, बल्कि उसके ऊपर डॉकिंग साइट भी क्रिएट होती हैं जिनसे वो एंजाइम आके बाइंड करते हैं जिनका काम है आरएनए प्रोसेसिंग का। तो ये ठीक है। डी कह रहा है कि कैपिंग के दौरान 5 प्राइम ट्राई फॉस्फेट बॉन्ड बनता है, जो हमने देखा भी, और उसमें बीटा फॉस्फेट है मैसेंजर आरएनए का जो अल्फा फॉस्फेट ऑफ जीटीपी से चिपकता है। जीटीपी जो नया आया था कैप बनाने के लिए। तो भाई डी भी ठीक हो गया। अब पूछा हुआ इनकरेक्ट कौन सा है, तो भाई इसमें तो केवल एक ही ऑप्शन है बी, जो कि इनकरेक्ट है। देखिए इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए हमें बड़ी एक्यूरेट नॉलेज चाहिए। भाई टेक्स्ट बुक तो हर एक के पास है। आज के जमाने में कौन है जिसके असेस में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बट उन रिसोर्सेज के होने से क्या यह श्योरिटी हो जाती है कि एग्जाम निकल जाएगा।
एग्जाम निकालने के लिए प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में यह भी कि कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस बात के ऊपर ध्यान देना है। वरना कई बार तो ऐसा आता है कि भाई पढ़ते पढ़ते बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइन आंखों के आगे से निकल गई और आपको मालूम भी नहीं पड़ा, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं था कि वो इंपॉर्टेंट कितनी है। अब क्वेश्चन नंबर 88 को ही ले लो। क्वेश्चन नंबर 88 ई कोलाई की बात कर रहा है। उसके पूरे जीनोम को डिवाइड करने में 40 मिनट लगते हैं, लेकिन ये डिवाइड करता है हर 20 मिनट में। तो क्वेश्चन ये है कि जब भाई ई कोलाई की सेल डिवाइड करने में 20 मिनट लेती है तो उसका डीएनए 40 मिनट में कैसे डिवाइड होगा? अब ये इंफॉर्मेशन भी किताब में लुकी छुपी रहती है, लेकिन जब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो हमेशा इस बात के ऊपर भी ध्यान देते हैं कि ई कोलाई के डीएनए के रेप्लिकेशन की कहानी बड़ी मजेदार है, रेप्लिकेशन विद इन रेप्लिकेशन। और यहाँ एक रेप्लिकेशन कंप्लीट होने से पहले ही दूसरा रेप्लिकेशन का राउंड शुरू हो चुका होता है। तो जब सेल डिवाइड कर रही है और अपने डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 2 सेल में, तो ये डीएनए ऑलरेडी आधा आधा डिवाइड है, ऑप्शन नंबर 2। ऐसी ही बहुत सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चनों को आसान बना देती है। जब क्वेश्चनों के जवाब हमें पता होते हैं, जब उनकी नॉलेज हमें होती है, तो फिर ये क्वेश्चन हमें सताते नहीं है, बस भाई रिजल्ट देके जाते हैं। सेक्शन सी में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चनों की भरमार है। नेट का पूरा सिलेबस CSIR की वेबसाइट पर अवेलेबल है और इस वीडियो के लास्ट में एक लिंक और भी है वीडियो का, जहां आप उस सिलेबस को अपनी आंखों से देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। इस सिलेबस में कुल मिलाकर 13 यूनिट होती है। अब देखिए, ये मार्च का महीना चल रहा है और जून में एग्जाम है। इन 13 यूनिट में लगभग 150 के आसपास के टॉपिक हैं और इन टॉपिक्स को पूरे करने के लिए दिन काफी कम रह गए हैं, 100 दिन। बट ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। अगर हम लोग जनवरी से शुरुआत करते हैं तो काम थोड़े से आसान हो जाते हैं। दिन निकलने के साथ में मुश्किलें बढ़ जाती हैं, बट भाई उस काम में मजा ही क्या जिसमें मुश्किलें ना हो। आसान काम तो कोई भी कर लेता है। तो दिन तो अभी भी नहीं निकले, करने वाले तो अब भी तैयारी शुरू करते हैं और इस टाइम भी तैयारी करके इस एग्जाम को निकाल लेते हैं। 4 महीने बहुत ज्यादा नहीं है तो भाई बहुत कम भी नहीं है। अगर तुम जी जान लगा सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो इस एग्जाम को फोड़ सकते हो। और भूलने वाली बात तो ये भी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ी करने हैं। क्वेश्चन करने हैं 75 145 में से। भाई नंबर तो 200 ही मिलेंगे, चाहे तुम 75 क्वेश्चन सही करके आओ चाहे 76 करके आओ। तो अगर तुम्हारी तैयारी सही तरीके से है, फोकस में है और एक्यूरेटली है कि क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज छोड़नी है, तो 100 दिन जैसे कम समय में भी हम इस एग्जाम को बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। iFly के साथ हम लोग एग्जाम की यही तो बातें समझते हैं। सारी किताबें पढ़ने से तो काम नहीं बनने वाला ना। और किताबें कौन सी पढ़ रहे हो, क्या सही पढ़ रहे हो, इंफॉर्मेशन कहां से लेनी है। जब तक इंफॉर्मेशन के रिसोर्स सही ना हो, लाइनें ठीक ना हो, तो भाई तैयारी कैसे ठीक होगी। लाइफ साइंस के लिए तो लाइफ साइंस की किताब पढ़नी पड़ेगी, और वो भी कौन से पन्नों से। इंपॉर्टेंट केवल किताब की कहानी भी नहीं है, कहानी है कि कौन सा टॉपिक, कौन सी लाइनें, और ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है एक्यूरेट लेक्चर्स में। इन लेक्चर्स के अंदर छांट छांट करके वही इंफॉर्मेशन डाली गई है जो एग्जाम में काम आने वाली है। फिर चाहे टॉपिक डिफिकल्ट हो या फिर टॉपिक आसान हो, हर टॉपिक की तैयारी एक जंग की तरह है, जहां हम जब तक हार नहीं मानते जब तक कि वो टॉपिक ढह ना जाए, हमारे काबू में ना आ जाए। क्वेश्चनों में इतनी ब्रॉड इंफॉर्मेशन होती है, उस ब्रॉड इंफॉर्मेशन को रोक करके एक नक्शे के रूप में लाना और तुम्हारे दिमाग में बिठाना, यही तो टारगेट है iFly का। इंफॉर्मेशन ठीक जा रही है या नहीं जा रही, इसके लिए तुम्हारे पास एक फ्लो चार्ट भी होता है, जिसको फॉलो करने से तुम्हारा रास्ता आसान होता है। तो व्हाट्सएप की क्लासेस तुम्हें सपोर्ट करती हैं हर रोज, जहां तुम्हारी दिक्कतों को सॉल्व करती हैं, तो तुम्हें भाई काम भी देती हैं। काम कैसा चल रहा है ये तो रिजल्ट ही बताता है। और इसी के लिए हर लेक्चर के बाद एक क्विज ऑर्गेनाइज होती है। वो क्विज जो तुम्हें बताती है कि तुम्हारी तैयारी कितनी एक्यूरेट जा रही है। तो हर कुछ लेक्चर के बाद में ऑनलाइन एग्जाम भी होते हैं, जो तुम्हें कहीं ना कहीं एग्जाम की फील आ देते हैं। अब अगर एग्जाम से पहले ही हम एग्जाम करके बैठ जाएं, तो भाई एग्जाम वाले दिन तो आराम का दिन होता है। इसीलिए एग्जाम के होने से पहले पहले हम कई बार मॉक एग्जाम भी कर लेते हैं, टिपिकल रियल लाइफ सिनेरियो में, जैसा नेट का एग्जाम आता है। क्योंकि आखिरकार कहानी केवल नॉलेज की थोड़ी है, कहानी तो है माइंड को कंट्रोल करने की, ताकि इस एग्जाम को ब्रेक कर सको। फिर एग्जाम किसी भी रूप में आए, तुम उसे घूरो तो सिर्फ रिजल्ट ही बाहर निकल के आए। कई बार एग्जाम का रिजल्ट केवल इसलिए रुक जाता है कि हम लोग एग्जाम के टाइम में उन 3 घंटों को मैनेज नहीं कर पाते। हम ये जान नहीं पाते कि हमें पढ़ना कहां से था, कौन सी लाइन पढ़नी थी, एग्जाम में क्वेश्चनों को चुनना कैसे था, तो बेस्ट ऑप्शनों को टिक कैसे करना था, कैसे ऑप्शंस कैंसिल आउट करने थे, और कैसे केवल क्वेश्चन के दायरे में रहकर के आंसरों को ढूंढ निकालना था।
तो भाई अगर जून को लेकर के सीरियस हो और इस एग्जाम को निकालना चाहते हो, करो या मरो की कंडीशन में हो, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो भाई व्हाट्सएप करो और पकड़ो iFly का हाथ, फिर तो बनी जाएगी ना बात। एग्जाम तुम्हारा होगा जब मिलके साथ काम करेंगे, गलतियों को बाय बाय करेंगे, रिजल्ट निकलेगा तुम्हारा और दिल खुश होगा हमारा। ये तो फैक्ट है कि भाई कोई भी काम आसान तो है नहीं, लेकिन हर चीज पॉसिबल तो है। देखिए, जिस रास्ते से जितने फायदे मिलने वाले हैं, तो रास्ते में मुश्किलें भी उतनी आएंगी, बट जो मुश्किलों से जीतेंगे वही तो जीत पाएंगे। इन एग्जाम्स को पार करने के लिए शॉर्टकट तो कोई होते नहीं। हाँ, iFly के साथ तुम्हें ये जरूर मालूम पड़ जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे नंबर देके जाते हैं और आराम से देके जाते हैं, तो कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप सिर मारते रह जाओ और एग्जाम वाले दिन भी वो हमें बाय बाय करके निकल जाते हैं। इस एग्जाम के लिए केवल नॉलेज भर देने से काम नहीं चलता, तो उस नॉलेज को यूज कैसे करना है। एग्जाम वाले दिन इस क्वेश्चनों के मकड़ जाल में से कौन से क्वेश्चन सही से ही चुनने हैं, ताकि इस मेज में से भी तुम अपनी ट्रॉफी को निकाल लाओ, इस एग्जाम को जीत लाओ। एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से ये और इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम्हारी चॉइसेस बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें चूज करने हैं। क्वेश्चन दिल से चूज करने हैं या दिमाग से। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके सब्जेक्ट हमें पसंद है और हम उन पे माथापच्ची करते 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 2-2 घंटे निकाल देते हैं। क्वेश्चन तो सॉल्व होता नहीं, बाकी क्वेश्चनों का टाइम भी हम यहीं गवा देते हैं। कुल मिला के 27 डिफरेंट सेंटर्स हैं भारत में जहां ये एग्जाम होता है। इस एग्जाम के लिए फीस 1000 रुपए से लेकर 250 तक की है, कैटेगरी पर डिपेंड। तो एग्जाम के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि मीडियम चूज करना, इंग्लिश और हिंदी। आमतौर पर जो लोग हिंदी मीडियम चूज करते हैं उनकी एग्जाम की बुकलेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, तो जो लोग इंग्लिश चूज करते हैं उनकी बुकलेट केवल इंग्लिश में आती है। फॉर्म को फिल करते हुए सभी एंट्रीज को बार बार चेक करना चाहिए, डबल चेक करना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गई तो बाद में भाई सर्टिफिकेट से नाम मैच नहीं करेगा, तो फिर यूज कैसे करोगे। फॉर्म भरने से पहले ही काफी सारी चीजें इकट्ठी कर लो, जैसे कि अपना स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ तो सिग्नेचर, अपनी डिग्रीज, कैटेगरी का सर्टिफिकेट और जो भी सर्टिफिकेट वहां लगने हैं। iFly में नेट और गेट की तैयारी बहुत एक्यूरेट तरीके से होती है। यह शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीका आपको सही मायने में सिखाता है कि एग्जाम की तैयारी के लिए हजारों पन्ने की किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं कुछ खास लाइनें, वो लाइनें जो एग्जाम वाले दिन काम आएंगी। ये लाइनें जो ना सिर्फ मेरी नॉलेज बढ़ाती हैं बल्कि मुझे इस लायक भी बनाती हैं कि 4 ऑप्शनों में से एक सही ऑप्शन को हम पिक भी कर लें, अपनी स्मार्ट चॉइस भी बना लें। CSI या नेट का सिलेबस इतना बड़ा है कि सिलेबस को कवर करते करते बाकी और बहुत सारे एग्जाम भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा और पढ़ना पड़ता है, लेकिन मदर ऑफ ऑल एग्जाम ऐसे नहीं कहते CSIR को। सिलेबस सबसे बड़ा है। iFly की क्लासेस लाइव और ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है। जो लोग वर्किंग है, जिनके पास दिन में पढ़ने का टाइम नहीं होता, वो जब मर्जी चाहे तब ये क्लास कर सकते हैं। ये क्लास ऑनलाइन उनके पास आती है, व्हाट्सएप और स्काइप के सपोर्ट के साथ। काफी अफोर्डेबल क्लास है। सप्ताह में केवल कुछ दिन पढ़ना होता है, क्योंकि दिन कम रह गए हैं। जितने दिन तुम दोगे, जितने घंटे तुम दोगे, उतना ही तुम्हारे सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। टाइम का इन्वेस्टमेंट तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है एग्जाम के लिए। इन्वेस्टमेंट जितना प्योर होगा और जितना स्ट्रॉन्ग होगा, भाई रिजल्ट भी उतना ही निखर के आने वाला है। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 9013902981 पर। हम लोग कॉल करेंगे और समझाएंगे क्लासेस कैसे ज्वाइन करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बड़ी सी घंटी के साथ, और भाई इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप और जहां भी तुम्हारा मन करे। वो भी तो तैयारी कर रहे हैं और वो भी तो वेट कर रहे हैं इस एग्जाम के फॉर्म की जो निकल चुका है। और याद रखो यार, iFly का है साथ तो फिर घबराने की क्या बात। दिन कम भी है तो क्या बात हुई। iFly तुम्हारी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वो काम जो काफी लंबे टाइम में होते हैं उन्हें जल्दी से पूरा कर देता है। और होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ढंग से खेलना, किसी की आंखों में रंग मत भर देना। आजकल के रंग काफी अच्छे नहीं आते, तो होली ऐसे खेलो कि सबको अच्छे में याद रहे, खुशी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।